Hello बच्चों, let's read this question. So this question is a statement based question. Okay, वन में बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, टू बोल रखा है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट, थर्ड आपका तब होगा स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट, फोर्थ स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टेटमेंट है टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 are kept at rest at t is equal to 0, they start attracting each other due to the gravitational pull, then आपको स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू इसके करस्पॉन्डिंग गिवन है। पहले में आपको टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो एट एन इंस्टेंट, और स्टेटमेंट टू में बोल रखा है both the particles gain equal momentum in opposite direction in equal interval of time as both are acted upon equal and opposite forces। all right, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बच्चों से की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, लीनियर मोमेंटम लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपका लीनियर मोमेंटम मिल भी है की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, लीनियर मोमेंटम लिख लीजिए। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, सिस्टम फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो मासेस हैं, देख ये आपके पास के दिस इज मास m1, दिस इज अवर मास m2, ये आपका मास क्या है m1 है, ये आपका m2 है। वी इट बोथ आर एट रेस्ट इनिशियली t इक्वल टू 0 पर क्या है, दोनों रेस्ट पर है, एंड दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है एंड इट विल ऑलवेज एक्ट along the line during their center of masses, ठीक है, लाइन during their masses, ठीक है। या आर क्या है उसकी, मान लीजिए आर इनके बीच का सेपरेशन है। अब देखिए इन दोनों को अगर मैं सिस्टम मान लेता हूँ, इस पूरे को अगर मैं सिस्टम मान लेता हूँ, अगर मैं इसको सिस्टम मान लेता हूँ तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, M1 और M2 को अगर देखिए, अगर मैं सिर्फ M1 की बात करूँ, M1 पर तो आपका एक फोर्स लग रहा है M2 के कारण, ठीक है, तो आप बता सकते हैं M1 पर आपका नेट फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन लगा रहा है, M2 लगा रहा है, तो इस पर फोर्स लग जाएगा। अगर मैं सिर्फ M2 को सिस्टम मान लूँ तो मैं बताऊंगा कि M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कौन, M1, M2 पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, M1, तो यहाँ पर आपका नेट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब मैंने M1 और M2 दोनों को एक सिस्टम कंसिडर कर लिया। अब मैं बता सकता हूँ M1 और M2 पर देखिए एक्सटर्नल तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन M1 और M2 के यहाँ पे पूरे सिस्टम है, तो ये फोर्स कैसे काउंट करेगा, एज एन इंटरनल फोर्स, कैसे काउंट करेगा, इंटरनल फोर्स की तरह काउंट करेगा। तो अगर ये मेरा पूरा सिस्टम हो जाता है M1 और M2 वाला, तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पर जो आपका एफ एक्सटर्नल है, जो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स है, वो कोई भी एक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो के इक्वल हो जाता है फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, क्या बता सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होता है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो ये आपका जीरो हो जाएगा, तो हम बता सकते हैं जो आपका मोमेंटम होगा सिस्टम का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट हो जाने से मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका इनिशियल मोमेंटम होगा और फाइनल मोमेंटम होगा, ये क्या होगा, आपका इक्वल होगा। इनिशियल मोमेंटम बच्चों कितना था, जीरो था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दीज आर एट रेस्ट एट टी इक्वल टू जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम जीरो होने से मेरा क्या मतलब है, फाइनल मोमेंटम देखिए इन दोनों का फोर्स लगेगा, तो M1 के पास देखिए फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स कौन सा लग रहा है, देखिए फोर्स लगेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा A1, ये किसके इक्वल होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास M1, और डायरेक्शन क्या होगी, देखिए इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन होगी। अब ये आपका मास क्या है, M2 है, M2 पर देखिए फोर्स किस डायरेक्शन लग रहा है, इस डायरेक्शन लग रहा है, तो हम बता सकते हैं जो फोर्स होगा तो इसका एक्सेलरेशन आएगा F डिवाइडेड बाय M2 के इक्वल। तो दोनों का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर से आपका एक्सेलरेशन आ रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन आ रहा है, तो हम बता सकते हैं एक्सेलरेशन होगा तो इनके पास कुछ वेलोसिटी होगी, तो हम बता सकते हैं इनके पास मोमेंटम होगा। और इसका मोमेंटम देखिए, जो आपका दोनों का मोमेंटम तो बच्चों क्या होगा, इक्वल ही होगा। मोमेंटम देखिए क्या है, पी वेक्टर आपका कांस्टेंट के इक्वल है, तो P1 और P2 क्या होगा, दोनों इक्वल ही होना चाहिए। मान लीजिए इसका मोमेंटम P1 है, इसका मोमेंटम P2 है, तो इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इक्वल, इनिशियल मोमेंटम देखिए दोनों रेस्ट पे थे तो जीरो था, फाइनल मोमेंटम देखिए कितना होगा आपका, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब P1 और P2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। और आप यहाँ से लिख सकते हैं आपका P1 और इजिकल टू कितना होगा, आपका माइनस P2, यानी कि दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट दोनों के मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो हम ये सब यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए हम बता सकते हैं डेफिनेशन से कि इक्वल मोमेंटम डीपी बाई dt अगर जीरो के इक्वल है तो हम बता सकते हैं इक्वल मोमेंटम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करेगा, आपका गेन करेगा, ये हम बता सकते हैं। अब स्टेटमेंट वन पर देखिए क्या लिखा है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो एट एन इंस्टेंट, टोटल मोमेंटम आपका जीरो हुआ किसी भी इंस्टेंट पर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इनिशियली भी देखिए आपके दोनों रेस्ट पर थे तो मोमेंटम जीरो था, किसी टाइम टी पर एक का मोमेंटम तो P1 था, दूसरे का P2 था, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट थे तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो हर इंस्टेंट पर आपका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो। तो स्टेटमेंट वन तो बच्चों क्या बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड का बोल रखा है बोथ द पार्टिकल्स गेन इक्वल मोमेंटम इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों पार्टिकल देखिए इक्वल मोमेंटम गेन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इसका P1 था, यहाँ पर इसका P2 हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट यहाँ पर क्या लिखा है, अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस साइन इसलिए यहाँ पर हुआ है। P1 और P2 का देखिए मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ P1
मैग्नीट्यूड ऑफ P1 तो आपका P2 के ऑलवेज ही इक्वल रहेगा, ठीक है, तभी तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बोथ द पार्टिकल्स गेन इक्वल मोमेंटम इन अपोजिट डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एज बोथ आर एक्टेड अपॉन बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, क्योंकि देखिए दोनों पर आपका फोर्स भी क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। A1 का देखिए A1 किसके इक्वल है, F/m1, F देखिए यहाँ पर भी यही है। A2 का एक्सेलरेशन कितना है, F/m2, तो F यहाँ पर भी यही है। तो दोनों पर देखिए क्या लग रहा है, आपका सेम फोर्स लग रहा है, बट दोनों फोर्सेस की क्या है, डायरेक्शन अलग है, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग है, इसलिए अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं। तो बता सकते हैं स्टेटमेंट टू बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑलराइट। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, आपका फर्स्ट वाला, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट, तो हम लिख सकते हैं जो इसका ऑप्शन 1 होगा, this would be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.